आपने दलित ही शब्द क्यों नाम रखा? दलित इमेंसिपेशन फ्रंट। जी। देखिए, इतिहास में पहली बार कोई दलित से जुड़ा हुआ जो संबोधन है, शेड्यूल कास्ट से, अछूत से जुड़ा हुआ दलित, पहली बार यह एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। थोड़ा पंच है, पावर है इसमें। पावर है इसमें, दलित प्राइड है, यह असर्शन है। हाँ, पहले दलित शब्द स्वतंत्र रूप से भारतीय शब्दावली में नहीं था। यह था पद डैश दलित, पद दलित। संडे को, रविवार को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे चंद्रभान जी, मैं भी रहूंगा और विस्तार से उस पर चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले समझ लीजिए ये एपिसोड एक टीजर है, टीजर कि तब तक आप मेंटली तैयार हो जाएं कि आखिर हम लोग कौन से वैसे महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर आ रहे हैं, कौन से इश्यूज होंगे जो बहुत ही प्रभावी होंगे दलितों के जीवन में, उस पर बात करेंगे और तमाम इसके संक्षिप्त में तमाम एजेंडा पे भी बात करेंगे। क्या एजेंडा है? 7 एजेंडा आपने डाले हैं और इसके बारे में जरा दोस्तों को बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये 7 ही पॉइंट क्यों? जो दलित जो ये सब मशीन वाले हैं, मशीन मिशन वाले, ये इतना खाना खाते हैं और इनका मैनिफेस्टो भी इतना बड़ा होता है, पन्ना खोलिए 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 खोलिए। तो इसमें क्या खास है मैनिफेस्टो में? चलिए लीजिए, ये आप ही के पास है। तो ये देखिए, दलित समाज में जो इनके पास पैसे अच्छे नहीं हैं, उनको पढ़ाई के क्षेत्र में लाना है। तो हर स्टेज पर फ्रीशिप हो। दलित एजेंडा आज कल कौन तय करता है? जो शिक्षा से वंचित है, जिसने यूनिवर्सिटी क्लासरूम नहीं देखा है, जो गॉडेस इंग्लिश का जिस पर आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो, जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता, और जो बाबा साहब की तरह से कपड़े नहीं पहन पाता पैसा होते हुए भी। हम दलित मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग दलित एजेंडा सच करते हैं, जिनको देश दुनिया से, इतिहास भविष्य से कोई लेना देना नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। तो दलित समाज हमारा इतना कठमुल्ला है। जैसे जब सर सैयद साहब मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे, तो मुल्ला तलवार लेकर के उनको ढूंढ रहे थे। और अंग्रेजी क्यों पढ़ाएगा? हाँ, अंग्रेजी पढ़ाएगा, हमारा धर्म खत्म करेगा। तो आज का दलित समाज जो है उसी तरह का है। इसको कितना भी समझाइए, जब तक 2035 तक यह ध्वस्त नहीं हो जाएगा, तब इसकी राख से शायद कोई एक नया दलित पैदा हो। तो आपने इसीलिए दलित रखा है कि इसमें पंच है। यस, पंच है। आज अंबेडकरनामा में फिर एक बार चंद्रभान प्रसाद हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि इन्होंने लोकसभा चुनाव के संदर्भ में दलित मैनिफेस्टो की बात की थी कि दलितों की 1000 समस्याएं हैं, लेकिन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिससे दलितों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन हो सकता है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। उस एपिसोड के बाद चंद्रभान प्रसाद जी ने एक संगठन खड़ा किया, मैं भी उसमें शामिल हूं, दलित इमेंसिपेशन फ्रंट। आप ही ने खड़ा किया, मैं उसमें शामिल हूं। और इन्होंने एक दलित मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसमें 7 पॉइंट्स हैं। और संडे को, रविवार को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे चंद्रभान जी, मैं भी रहूंगा और विस्तार से उस पर चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले समझ लीजिए ये एपिसोड एक टीजर है, टीजर कि तब तक आप मेंटली तैयार हो जाएं कि आखिर हम लोग कौन से वैसे महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर आ रहे हैं, कौन से इश्यूज होंगे जो बहुत ही प्रभावी होंगे दलितों के जीवन में, उस पर बात करेंगे और तमाम इसके संक्षिप्त में तमाम एजेंडा पे भी बात करेंगे। स्वागत है चंद्रभान जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके आदेश का मैंने पालन किया। हाँ। और हम दोनों लोगों ने मिलकर एक पर्चा बनाया है। जी, ये पर्चा देखिए, दलित इमेंसिपेशन फ्रंट। चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल तो ये है कि भाई दलित इंटेलिजेंस या स्कॉलर लोग इतने बढ़ गए हैं
लिंग्विस्ट सब और सरप्लस हो गए हैं। हाँ, सरप्लस हो गए हैं। बाबा साहब तो दलित शब्द का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद दलितों को वो माइनॉरिटीज कहते थे, अल्पसंख्यक। लेकिन उसके बाद इतने बड़े बड़े विद्वान हुए कि दलित से लाकर अब बहुजन हो गए, और बहुजन से अब मूल निवासी में भी चले गए। तो बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं सब। तो आपने आखिर ऐसे सिचुएशन में, संदर्भ में, आपने दलित ही शब्द क्यों नाम रखा, दलित इमेंसिपेशन फ्रंट? जी देखिए, इतिहास में पहली बार कोई दलित से जुड़ा हुआ जो संबोधन है, शेड्यूल कास्ट से, अछूत से जुड़ा हुआ दलित, पहली बार यह एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। थोड़ा पंच है, पावर है इसमें, पावर है इसमें, दलित प्राइड है, यह असर्शन है। हाँ, पहले दलित शब्द स्वतंत्र रूप से भारतीय शब्दावली में नहीं था। यह था पद डैश दलित, पद दलित, जिसको पैरों से कुचल दिया गया हो, उसका एक रफ मीनिंग वह निकलता है जी। तो महाराष्ट्र के सीनियर दलित ने बाबा साहब के बाद एक संगठन खड़ा किया, तो पद निकाल दिया, दलित के साथ पैंथर्स जोड़ दिया, दलित पैंथर हो गया। वो ब्लैक पैंथर से इन्फ्लुएंस था पूरा मामला, ब्लैक पैंथर से। अमेरिका में ब्लैक लोगों ने जो संगठन बनाया, तो पद निकाल के पैंथर्स बनाया, और दलित समाज में एक बहुत बड़ी सनसनी पैदा हुई, खास तौर से महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के दलित बताते हैं, जो बुजुर्ग हैं, कि जब दलित पैंथर्स वाले चलते थे तो उनकी बूट की आवाज लगभग वैसे ही होती थी जैसे फौज जब किसी ब्रिज को क्रॉस करती है। और बड़े से बड़े मनुवादी जो है अपनी खिड़कियां बंद कर लेते थे। तो इस तरह से दलित पैंथर और दलितों ने टकराना शुरू किया व्यवस्था से, जो उत्पीड़न करते थे। पुलिस स्टेशन जाना छोड़ दिया, तुरंत न्याय वो प्राप्त करते थे। उसी की एक झलक द ग्रेट चमार बोर्ड से पैदा हुई थी। हम इस 1 मिनट आपको रोकेंगे, हम बाबा साहब का एक कोट आपको हम पढ़ के सुनाना चाहते हैं, बताइए। और ये किताब जो है, ये खैर मोरे साहब की किताब है, वॉल्यूम 7 इस सम्यक से छपा हुआ है। और बाबा साहब ने इसमें लिखा है पेज नंबर 106 और 107 पर, कि दलित पे जो अत्याचार होता है उसके बारे में। कहते हैं कि जैसे ये लोग आपके सामने आते हैं, वैसे ही आपके शरीर से भय के मारे पसीने छूटने लगता है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप ऐसे लोगों से डरना या भयभीत होना छोड़ दें। यदि वे आपसे अरे कहते हैं, रेकार अरे कहते हैं, तो आप उनसे क्यों रे कहने की हिम्मत पैदा करें। यदि वे आपके साथ मारपीट करते हैं, तो आपको भी उनके साथ मारपीट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सब बातें मैं आपको बैरिस्टर की हैसियत से बता रहा हूँ। कानूनी रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि हर आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात नहीं की जा सकती। ये बाबा साहब का कोट है। हाँ, तो यही स्पिरिट है दलित पैंथर संगठन लॉन्च होने में जी। और दलित एक रेसिस्टेंस का शब्द हो गया, एक स्वाभिमान का शब्द हो गया। इसका हल्की सी झलक नॉर्थ इंडिया में सहारनपुर में द ग्रेट चमार शब्द से हुई थी। अच्छा, चमार शब्द के इस्तेमाल से ही मनुवादी लोगों का थोड़ा हलचल हो जाता है। हाँ, उनका जो इलेक्ट्रिकल करंट्स है ब्रेन में, उसमें हलचल पैदा हो जाती है। और भी थोड़ा सा मुंह चूचट ले तो और हो जाता है, और ज्यादा हो जाता है। बुलेट निकाल ले तो और फिर तो पूछना ही नहीं। तो यह दलित पैंथर का था। सहारनपुर उसको तो खत्म होने में 20 साल लगे, सहारनपुर में खत्म होने में 8 महीने लगे, बहुजन हो गया फिर। हाँ, फिर वो जो है दलित द ग्रेट चमार जो है एक नई सनसनी पैदा किया दलित यूथ में। देखिए कैसे स्लोगन लगाते थे, जय 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 भीम, जय 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 भीम। तो उस पर पता नहीं किसने आके बहुजन का
गोबर का लिपाई कर दिया, खत्म हो गया, पंच जो था वो निकल गया। तो पूरी दुनिया में आज, अब अमेरिका से हम पिछले 2 महीने पहले गए थे, जहां भी दलित कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारे लोग जाते हैं। इसमें से क्या है दलित में से? यही वजह है कि आरएसएस ने इसका सबसे पहला विरोध शुरू किया। अच्छा, दलित जो रेसिस्टेंस हुआ उसमें से फिर दलित साहित्य भी निकला। दलित साहित्य निकला, और पहले मराठी दलित साहित्य, फिर बांग्ला दलित साहित्य, हिंदी में फिर आया हिंदू दलित साहित्य, गुजराती, ये सब सारा कुछ हो रहा था। तब आरएसएस का जो दिमाग ठनका कि अरे बाप रे, तो यूनिफाई कर रहा है, एक क्रांति हो रही है। तो आरएसएस ने पहले मराठी दलितों में घुसपैठ किया, और जो है उनका फूंक अंतर जंतर मंतर मार के नागपुर वाले दलितों को पहले ठीक किया, और दलित ही अपने रिसर्जेंस के उस सिंबल को कहा कि नहीं हमारा नहीं है, हम हिंदू नहीं है। अरे हिंदू और दलित से क्या, ये तो दलित जो तथाकथित हिंदू है वो तो उनके खिलाफ एक क्रांति थी ना दलित सब, कि हम आपका डोमिनेशन स्वीकार नहीं करेंगे। जो बाबा साहब बोले थे वो बोले रे, तो तुम बोलो क्यों रे। तो ये दलित प्रतीक खड़ा हुआ, और इसके खिलाफ आरएसएस खड़ा हो गया, और इसके आरएसएस का साथ दलितों ने काफी हद तक दिया कि हम दलित नहीं हैं, हम दलित नहीं हैं। तो क्या है फिर? पता नहीं क्या है, हम बहुजन हैं, हम बुद्ध जन हैं, मूल निवासी हैं बस। तो ये जो आपका, मैं तो लड़ाई लड़ करके अपने समाज ने मेरी बात नहीं माना तो मैंने छोड़ दिया था। अब मैं सीरियस एकेडमिक किताबें लिख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, पर आपका उत्साह देख के मैं आपके साथ हो लिया हूँ। तो नहीं, अम्बेडकर नामा है ना? हाँ, तो अम्बेडकर नामा आप एक नई एनर्जी पैदा करें, लेकिन अब ये जो दलित समाज हमारा इतना कठमुल्ला है, जैसे जब सर सैयद साहब मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे तो मुल्ला तलवार लेकर के उनको ढूंढ रहे थे और अंग्रेजी क्यों पढ़ाएगा? हाँ, अंग्रेजी पढ़ाएगा, हमारा धर्म खत्म करेगा। तो आज का दलित समाज जो है उसी तरह का है। इसको कितना भी समझाइए, जब तक 2035 तक यह ध्वस्त नहीं हो जाएगा, तब इसकी राख से शायद कोई एक नया दलित पैदा हो। तो आपने इसीलिए दलित रखा है कि इसमें पंच है? यस, पंच है। चलिए, अब इसमें आप जो है क्या एजेंडा है? 7 एजेंडा आपने डाले हैं, और इसके बारे में जरा दोस्तों को बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये 7 ही पॉइंट क्यों? हाँ, पढ़िए। ये 7 ही पॉइंट क्यों, पहले ये बताइए। आपको इतना पूरा, आप रिसर्चर हैं, अमेरिका गए हैं, जाते रहे हैं और रिसर्च करते, 7 ही पॉइंट आपने क्यों डाला इसमें? देखिए, मुझे तो, मैंने अपनी पहली किताब में लिखा है जो अमेरिका में छपेगी जी, कि मैं लाइब्रेरी के अंदर जितना ज्ञान नहीं प्राप्त करता था उतना लाइब्रेरी से सटी हुई कैंटीन में मैं बातें करता रहता हूँ लोगों से। ट्रेन में बगल वाले के सीट पर बैठे पैसेंजर से बात होती है, फ्लाइट में भी मौका मिल जाता है बात करने का। और अमेरिका में मैं अभी 4 आईवी लीग यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे के आ रहा हूँ। अच्छा, टॉप यूनिवर्सिटीज? हाँ, आईवी लीग जो बोलते हैं, 8 आईवी लीग है अमेरिका की, 4 जो है आईवी लीग में मुझे जाने का मौका मिला। तो आप स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, जेम्स वाट ने किया, उसके पहले भी थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने किया था, कहा जाता है। तो एक स्टीम इंजन ने पूरी औद्योगिक क्रांति कर दी। पूरा यूरोप जो है इंडस्ट्रियल क्रांति के दौर में चल पड़ा। ये फोन है, अब सिर्फ फोन नहीं है, बैंक भी है। हाँ, ये बैंक भी है। ये तुरंत मैसेज 1 सेकंड में यहाँ से अमेरिका आपकी फोटो, आपकी वीडियो भेज देता है। तो ये इंटरनेट ने क्रांति कर दी ना, पूरा क्रांति कर दिया। हाँ, एक नई सिविलाइजेशन शुरू हो गई। तो दलितों में दलित एजेंडा आज कल कौन तय करता है? जो शिक्षा से वंचित है, जिसने यूनिवर्सिटी क्लासरूम नहीं देखा है, जो गॉडेस इंग्लिश का जिस पर आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो, जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता, और जो बाबा साहब की तरह से कपड़े नहीं पहन पाता पैसा होते हुए भी। हम दलित मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं।
तो इस तरह के लोग दलित एजेंडा सच करते हैं जिनको देश दुनिया से, इतिहास, भविष्य से कोई लेना देना नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। जोर जोर से नारा लगाते हैं। तो एजेंडा कहाँ सेट हो रहा है? वो भी पॉलिटिकल पार्टी तो मैनिफेस्टो निकालती नहीं है, और ये एजेंडा इनका होता है, मांग पत्र होता है हाँ, 50-60। दलित लोग इन्हीं की बातों को मानते हैं। अच्छा, चंद्रभान प्रसाद की बात, दलित कैपिटलिस्ट बने, और मनुस्मृति में लिखा गया है कि दलित धन संग्रह नहीं कर सकता है, दलितों का धन डॉग्स एंड डंकीज विल बी द ओनली वेल्थ ऑफ अनटचेबल्स एंड ब्लैक मेटल द ओनली ज्वेलरी। यानी कि धन नहीं होगा, रुपया नहीं होगा, सोना नहीं होगा, हो जाएगा तो छीन लेना है। हाँ, राजा की जिम्मेदारी है कि छीन करके उनको देश से बाहर निकाल दे। तो हमारी बात नहीं माने, जब बाबा साहब की बात नहीं मानते हैं, आपकी शायद मान जाए, मेरी बात तो नहीं मानते। बाबा साहब कौन? बाबा साहब का तो जय जयकार हो रहा है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, मूर्ति कितना बड़ा हो रहा था। अरे बाबा साहब को हनुमान टाइप का बना दिया लोगों ने, स्टेट्समैन टाइप से बाबा साहब वाज फिलासफर, थिंकर। वो जो है वो स्मार्टफोन का इन्वेंशन करने वाले थे बाबा साहब। उनका जो विचार है, उन्होंने अपने जमाने के मात्र अकेले फिलासफर थे जिन्होंने नेहरू से लड़ करके यह कहा कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी विल बी द फंडामेंटल राइट। नेहरू तो सोशलिस्ट थे ना। बाबा साहब नहीं, किसी का धन हम क्यों छीनेंगे। तो वो इसलिए भी शायद कहे होंगे कि फंडामेंटल राइट में प्रॉपर्टी राइट को डाले होंगे कि दलितों के पास पैसा आएगा तो कम से कम फंडामेंटल राइट में रहेगा, तो कोई छीनेगा नहीं उससे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी कही हर एक बात वह स्टीम इंजन की तरह है जो युग को परिवर्तित कर देने वाली है। मसलन इसमें हम लोगों ने कहा है कि दलितों का जो जितना मैं पढ़ा हूँ, जितनी मेरी समझदारी है, उसके हिसाब से शेड्यूल्ड कास्ट को जब फ्रीशिप मिली कि भैया बाकी अगर 2 रुपया लग रहा है फी, तो आपका 6 पैसा लगेगा, तो पूरे दलित समाज में जो शिक्षा हलचल मचा। अरे जाओ अपने बच्चे को, वहाँ फीस नहीं लगी, तुम्हारे बच्चे को पढ़ने के लिए फी नहीं लगेगी। और जब स्कॉलरशिप आ गई तो पहली बार दलित नौजवानों के बदन पर नए कपड़े दिखे, यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो इससे भी एक समाज में एक चर्निंग पैदा हुई। अब बाबा साहब ने इसकी व्यवस्था नहीं की जो अभी कांग्रेस वालों ने किया कि दोपहर को मुफ्त में भोजन खाओ, फिर ये राशन कार्ड है, 4 किलो 5 किलो अनाज ले लो, और नमक भी ले लो, और हल्दी भी ले लो, मसाला भी। बाबा साहब को ये नहीं मालूम था कि इसकी ज़रूरत पड़ती है जीवन में। तो जो बाकी उन्होंने संक्षेप में जो कहे, जैसे व्हील का जब आविष्कार हुआ, पहिए का, तो सभ्यता का भी जन्म हुआ पहिए के साथ। एक ही वन पॉइंट। एक दलित लोग जो है ना 5 पेज का बना देता है, 10 पेज का। अरे हो जाता है उसमें, क्या करें। जो दलित जो ये सब मशीन वाले हैं, मिशन वाले, ये इतना खाना खाते हैं और इनका मैनिफेस्टो भी इतना बड़ा होता है, पन्ना खोलिए। तो इसमें क्या खास है मैनिफेस्टो में? चलिए लीजिए, ये आप ही के पास है। तो ये देखिए, दलित समाज में जो जिनके पास पैसे अच्छे नहीं हैं, उनको पढ़ाई के क्षेत्र में लाना है। तो हर स्टेज पर फ्रीशिप हो, स्कॉलरशिप टू ऑल SC/ST स्टूडेंट्स। हाँ, जो भी डिमांड करता है। अब तो IAS अफसर और हमारे सामने एक बड़े कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, ये लोग थोड़ा अपने बच्चों को फीस माफ करवाते हैं, पर जो नीडी हैं उन सारे बच्चों का स्कॉलरशिप फ्रीशिप हो 100%, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ। और इसमें जो है, क्योंकि हमें 3000 साल तक पढ़ने नहीं दिया गया है। अभी हंटर कमीशन जब यहाँ बैठा 1980 में, तब उसने कहा कि भाई ये मैकाले के एजुकेशन में अनटचबल्स को भर्ती नहीं ये होने दे रहे हैं, जब इन्हीं के लोग लाठियाँ लेके दौड़ा रहे हैं दलित बच्चों को जो पढ़ने आ रहे हैं। स्कूल में तोड़-फोड़ आगजनी हुई है, तो इनके लिए अलग से सिस्टम बनाओ, डिप्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन स्कूल बने। तो
इतना जब जाति हुई है हमारी दुनिया में, किसी के साथ इतनी जाति नहीं हुई होगी। तो हमें पढ़ने को लेकर, शिक्षा को लेकर, हाँ, तो हमें वो अधिकार दो। और अधिकार जो जिससे इनकम सीलिंग भी हटा दिए हैं ना अपने, इनकम सीलिंग भी हटा दिए हैं। इनकम सीलिंग तो ऐसा किसी के इररिलेवेंट बना देता है, बुद्धि का उपज है। यह बेसिकली वही बात है कि दलित दूल्हा घोड़े की सवारी क्यों कर रहा है, बगैर किसी पूर्व के आपसी झगड़े के। एक जातिवादी व्यक्ति के दिमाग में एक अजीब सा गुस्सा पैदा हो जाता है अगर दलित दूल्हा घोड़ी पर हो। बहुत सारे दलित दूल्हा हेलमेट पहन के जाते हैं अपनी बारात में। तो दलित जो अपर मिडिल क्लास है, देखो आईएएस का बच्चा है, उसको वजीफा मिल गया। अरे आईएएस का बच्चा है, विदेश पढ़ना है, तो क्या मेरे बेटे को अगर 50 लाख खर्चा करना हो तो हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे, जबकि आप प्रोफेसर हैं, हाई इनकम ग्रुप में हैं। हाँ, ये आप हमारे बीच जो हमारे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं, ये भी कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को 2 करोड़ रुपया दे करके। तो यह तो किसी की मानसिकता का ऐसा ये षड्यंत्र है कि दलितों में एक ब्राइट मिडिल क्लास इलीट न पैदा हो, अंग्रेजी बोलने वाला, स्टाइलिश, हाँ, ये न पैदा हो। तो ये इनकम लिमिट को तुरंत हटा देना चाहिए। और 1000 कम से कम 1000 दलित बच्चों को और 700 आदिवासी बच्चों को हर साल विदेश भेजने का, चाहे जितने लोग अप्लाई करें एलिजिबल हो सबको भेजे, कम से कम 1000 से तो शुरू करें। और बशर्ते ये टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो दुनिया की हैं उसमें एडमिशन हो, उसमें अपने आप एडमिशन ये प्राप्त करें। पैसे की कमी का सरकार की ओर से नहीं, सरकार पूरा देगी, तैयारी, फॉर्म भरने की का पैसा, और जो है पूरा प्रोसेस का पैसा, फ्लाइट का पैसा, वहाँ पर रेजिडेंस का पैसा, ये मिलता है, महाराष्ट्र के दलितों को मिल रहा है। इसमें आपने दलित में एसटी को भी इंक्लूड किया है, दलित प्लस एसटी, क्योंकि वो भी शेड्यूल कास्ट प्लस शेड्यूल ट्राइब। हाँ, जो फैसिलिटी शेड्यूल कास्ट के लिए वही फैसिलिटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। तो ये हर लेवल पर ये जो है ये फेलोशिप मिलनी चाहिए। 10 साल में 10,000 दलित विदेश में होंगे तो आकर के हुक्का रामों का जो है ख्याल रखेंगे, इनका ठीक करेंगे इनकी। मैं वो बात नहीं कहना चाहता हूँ जो पहले कहा था। मैं कह भी नहीं रहा हूँ, लेकिन जो मेरे मन में है कि जो भी हमें हुक्मरान बनना है इस तरह से कहे, तो मैं नहीं कहना चाहता, इसको निकाल दीजिएगा। उनकी नसबंदी कर देनी चाहिए ताकि उनकी नेक्स्ट जनरेशन हुक्का लेके न पैदा हो। इस पे ध्यान देता हूँ। हाँ, नहीं होगा, जाएगा इसे। हाँ, यस, जो भी है, इतना नुकसान किया है इन्होंने दलित समाज में, सबको अपना एनिमी बनाया। जवाहरलाल नेहरू मनुवादी थे, इंदिरा गांधी मनुवादी थी, ये जो है राजीव गांधी मनुवादी थे, राहुल गांधी मनुवादी हैं, ये सोनिया गांधी मनुवादी हैं, मनमोहन सिंह मिश्रा नहीं हो, अम्बेडकरवादी हैं। बस एक आदमी अम्बेडकरवादी है, लखनऊ में रहता है, कोई साथ मिश्रा जी हैं। तो ये इस जो दलितों पर जो सबसे बड़ा श्राप या जो भी कह लीजिए आफत बनी है, ये अम्बेडकरवादी और मिशन वाले हैं। ये जो चलाते हैं, सब खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। ये जो क्या बोलते हैं, जो चलाते हैं, कौन सा क्लास लेते हैं, कैडर कैंप वाले, इन लोगों ने तबाह कर दिया दलित जीवन का, मिडिल क्लास के खात्मे का नींव रख दिया है, जिसको अब कोई रोक नहीं सकता है। चलिए आगे जो है दूसरा, फिर दलित बस्ती में इंग्लिश मीडियम से तमाम सब्जेक्ट्स को ये जो है इंग्लिश मीडियम, हाँ, इंग्लिश एंड मीडियम की कोचिंग की जाए। अभी इस काल में, कोरोना के काल में अगर ये संभव था तो अब क्यों नहीं संभव है? तो सबको सुविधा दी जाए, मोबाइल दिया जाए, कंप्यूटर सब। हाँ, जिसके पास नहीं है उसको दे दीजिए। और हर शाम 1 घंटे सारे दलित हैमलेट्स में ये जो है इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मैथमेटिक्स वगैरह की कोचिंग हो, ताकि दलितों में जीव के बीच, यहूदियों के बीच जो कल्चर है,
कि जो बच्चा पैदा होता है तो सामने जो मैथमेटिक्स का E=mc² लगा के रख देते हैं। आप भी अम्बेडकर नामा से प्रचार करिए, जब दलित पैदा हो उसका हम प्रोडक्ट बनवाते हैं, E=mc²2। बच्चा पैदा होने के बाद ही देखे दलित गॉडेस की पिक्चर इंग्लिश, बचपन से ही देखे ये क्या है, वैसे सोचेगा फिर ना। हाँ, तो ये है हर दलित हैमलेट में इंग्लिश मीडियम में नेक्स्ट कोचिंग हो। और ये तीसरा जो है, हर जिले में कम से कम 100 दलित कमर्शियल शॉप्स बनाए सरकार, और वो दलितों को अलॉट हो कम से कम 100। अगर 1975 में संभव था, इंदिरा गांधी जी द्वारा ये स्कीम संभव थी, तो आज असंभव कैसे है। तो हर जिले में 100 दलित कमर्शियल शॉप। बेहतर तो ये हो, आप जोड़ लीजिएगा साहब, एक छोटे छोटे माल जिसमें दलित समाज अपना सामान बेच सके और लोगों को रोजगार मिले और लोगों के घर में पूंजी आए, पैसा आए। जो बार थोड़ा मर्सिडीज वगैरह भी आए, ये है गोल्ड आए दलितों के घरों में। जो जिस पर भी मनुस्मृति में पाबंदी है वो सब आए। थोड़े। हाँ, तो एक तो ये है। क्या है? चौथा है, जो भी सरकारी विभाग सामान मार्केट से खरीदा था, ये भोपाल डॉक्यूमेंट का है ये, उसमें जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का परचेजिंग में भागीदारी हो। आप चलिए मेरे साथ आगरा, आप बनाइएगा भी जो है एक 2-3 एपिसोड बनाइएगा। दलित बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जूते बनाते हैं पर अपना ब्रांड नहीं कर पाते हैं। उस पर स्टोरी करना है। हाँ, ब्रांड नहीं बना पाते हैं। तो मोचीज वगैरह में मैंने जाके पता किया था, वो सब बनता है बॉम्बे आगरा से बन के आता है। हाँ, दलित बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बना रहे हैं, दलित विदेशों के लिए बना रहे हैं, एक्सपोर्टर हैं, लेकिन किसी और का ब्रांड है। क्योंकि एक ब्रांड को खड़ी करने के लिए, जैसे दलित सब ब्रांड को खड़ा करने के लिए 30-40 साल लग गया, तो पैसा कहाँ है दलित समाज में इतना 100 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करने के लिए। तो ये जो है सप्लायर डाइवर्सिटी शुरू हो, विचार है। और जो बड़ी कंपनियां हैं जो है उनसे कहा जाए कि आप भी दलितों से जो है ये सामान खरीदिए, क्वालिटी पर कोई वो समझौता नहीं, प्राइस पर कोई समझौता नहीं। और ये जो सरकार जबरदस्ती टैक्स लगा रखी है प्राइवेट सेक्टर पर, क्या बोलते हैं 5% सेस नहीं, एक टैक्स लगा रखी है कि इतना हर साल आपको खर्च करना है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, उसको खत्म करो, आपको ये फायदा हम दिला रहे हैं। हम चल के और आप चल के खड़ा होकर के बोलेंगे जो भी प्रधानमंत्री होगा। तो दलितों का माल डायरेक्ट एंड यूजर तक जाए, इसलिए सप्लायर डाइवर्सिटी। यह फार्मूला E=mc² की तरह से है, व्हील की तरह से है। यह जो है स्टीम इंजन की तरह है। अमेरिका में हम देख के आ रहे हैं कितने लाखों लाख ब्लैक लोग सप्लायर डाइवर्सिटी में शामिल होकर के पैसे बना रहे हैं। नेक्स्ट पांचवा है लोन। हाँ, 1% जहाँ इसी समाज में सक्सेसफुल लोग, हाँ, जो कर्नाटक केरला के बहुत बड़े जो रिवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने स्ट्रीट फाइट किया है, अयंकाली की डिमांड में एक डिमांड यह भी थी कि हमें मजदूरी की जगह अनाज नहीं बल्कि पैसा दिया जाए, कैश। और जब हम गरम दल में थे 3 साल जिंदगी के जवानी के निकाल करके, तो हम लोगों ने भी एक डिमांड रखी थी कि मजदूरी अब अनाज के बदले कैश दिया जाए। तो ये दलित समाज में ये सप्लाई डाइवर्सिटी 1% रोल टू दलित। हाँ, 1% के रेट पर हमें जो है सक्सेसफुल जो लोग हैं ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश है, हाँ, ताकि इसकी फेल ना हो, उसका फेल ना हो, बदनाम ना हो ये स्कीम। पता लगा कि एक्सपीरियंस नहीं है, लोन ले लिया, फेल हो गया, हाँ, बैठ गया। ग्रोवर साहब हैं हमारे, जो है पिछले 10 साल में 10 करोड़ का इंटरेस्ट चुका चुके हैं बैंकों को। सक्सेसफुल लोगों को दिया। हाँ, हमने, ताकि वो एम्पायर बिल्डअप कर सके, लोगों को रोजगार मिले। हम सब ने जो खाड़े साहब हैं वहाँ पर
बॉम्बे वाले जो अब छोटी छोटी जहाज भी बना रहे हैं पानी वाली, हो सकता है नई जनरेशन जो है उड़ने वाली जहाज बनाए, वो भी हम समझते हैं कि पिछले 10 सालों में 100 करोड़ का तो उन्होंने इंटरेस्ट दिया होगा। तो 1%, क्योंकि समाज ने हमें पैसा रखने का अधिकार नहीं दिया था, तो 1% इंटरेस्ट पर वो जो है पैसा मिले। छठवां जो है, हमारे एक दोस्त हैं डी श्याम बाबू, बहुत फाइन स्कॉलर हैं। अच्छा, कहाँ पे हैं अभी? अभी CPR में, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में, जो इंडिया का इतना मशहूर थिंक टैंक है। 2005 में वो गए थे जर्मनी में एक सेमिनार में, तो एक जर्मन व्यक्ति ने पूछा श्याम बाबू से कि क्या दलित लोग दिन में सड़कों पर दिखाई देते हैं? एक ख्याल उसके दिमाग में कहाँ से आया, क्योंकि ये जो NGOs हैं और जो बहुत सारे दलित ग्रुप हैं जहाँ रोते खाते हैं जाके दुनिया में, वो हमारे पास कुछ नहीं है जी, इन लोगों ने ऐसा इंप्रेशन बनाया है कि दलित एक ऐसी इंसानों की प्रजाति है जिसको अगर मिड डे मील न मिले तो उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, दीनहीन एकदम लंगड़ा। हाँ, कुछ ये नहीं कर। आप जो फिल्म बनी थी लगान, उसमें जो दलित कैरेक्टर है आमिर खान ने उसको कैसा बनाया है, जिसके हाथ में पोलियो है, तो ऐसा ही दलित है दुनिया में, ऐसी एक पिक्चर बनी है। नहीं, आप बता भी रहे थे कि यहाँ से बहुत लोग जाते हैं तो वहाँ कहाँ गुरुद्वारा में सब $1000 देता है। क्या है उसका मामला? अरे वो छोड़िए, अरे नहीं छोड़िए, बताइए ना। नहीं, मतलब जो दलित जाता है अमेरिका, तो वहाँ के लोग सोचते हैं कि ये आए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, समाज का कुछ कर ही रहे होंगे, तो भाई चंदा इनको दिया जाए, तो तुरंत $10 मिला के 1000 करके दे देते हैं। अच्छा, दे देते हैं ना? हाँ, क्योंकि दलित ऐसा ही है इंडिया में, अगर आ गया तो। हाँ, तो कम से कम आने जाने का, फ्लाइट का टिकट का खर्चा तो निकल जाता है। टिकट तो कोई दे ही देता है। खैर, तो फिर ऐसा कि दलित एकदम नाकाबिल प्रजाति है, इतना इसका ग्लोबल इमेज ऐसा बना है। एक तरफ दलित, एक जो लोग सोचते हैं जो IIT वगैरह में है वो दलित हैं, वो तेज हैं, अदरवाइज बाकी दलित तो जो इंडिया में रह गए और जो IIT में नहीं गए, एम्स में नहीं गए, डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, तो वो ऐसे ही होंगे। तो हमने इसमें प्रपोज किया है कि जो इंडियन एम्बेसीज हैं दुनिया में, वो खास शहरों में, जैसे कि न्यूयॉर्क, शिकागो, कैलिफोर्निया, कनाडा में वैंकूवर, टोरंटो, फ्रांस में पेरिस, जर्मनी में बर्लिन, इंग्लैंड में लंदन, फिर चले जाइए मॉस्को रूस में, फिर चले जाइए जापान टोक्यो में, फिर चले जाइए चाइना बीजिंग में, शंघाई में, दलितों के सामानों का शोरूम छोटा खोलें, ताकि दुनिया जाने की बदले कि कितना काबिल अनटचेबल्स हो सकते हैं। तो ये है। और जो चंद्रभान जी, एक बात और है, अभी तो खैर बात एक पॉइंट और अभी बात करना है, लेकिन दलित समाज को भी तो, जैसे डॉक्टर इंजीनियर के अलावा यंगर जनरेशन को तो थोड़ा तैयारी भी तो करनी चाहिए ना, फैशन डिजाइनिंग का, थोड़ा सा रैंप में चलने का, मैनेजमेंट करके बिजनेस को एज करियर बनाने का, तो ये तो तैयारी थोड़ी करनी चाहिए। खाली पॉलिटिक्स और सरकारी नौकरी, इससे जब तक बाहर नहीं निकलेगा, जब तक इंटरप्रेन्योरशिप उसके अंदर आएगा नहीं, यह तभी होगा। डॉक्टर साहब, आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जब प्रेजेंट दलित मिडिल क्लास का सफाया हो जाएगा 2035 में, मेरी इच्छा के विरुद्ध, आप चाहते हैं कि नहीं हो, लेकिन हो जाएगा, अपनी तैयारी खुद कर रहा है। खुद दलित समाज ने, दलित मिडिल क्लास ने ऐसे लोगों को फंड किया है और कर रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि पढ़े लिखे दलित मिडिल क्लास तो टीबी और बीबी में मस्त है, धोखा दिया है। जो विदेश में गए, बाबा साहब ने भेजा, उन्होंने भी धोखा दिया है, सबने धोखा दिया है। तो साथ कौन दिया ये नहीं बताता है। नहीं, सावरकर, वीर सावरकर, साथ तो दे रहे हैं ना, सावरकर, हेडगवार, वो हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो गई ना, राम राष्ट्र हो गया है ना। तो अभी पब्लिक सेक्टर में 36% जो है कर्मचारी जो है एडहॉक पर हैं, 6% डेली बेसिस पर हैं। अगर 2024 के बाद ये फिर सरकार आ गई
75% हो जाएगा ये एडहॉक वालों का, कंट्रेक्चुअल का, तो 2035 तक खत्म हो जाएगा ये क्लास। तो इसके राख से हो सकता है मेरे सपनों का चिंगारी निकले। और अगर मान लीजिए मोंटेक सिंह अहलुवालिया या दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री हो गए तो मैं तो जाके ऑफिस में करके करवाऊंगा। आप आदेश करेंगे तो मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। मैं भी चलूंगा। हाँ हाँ, आप तो आगे आगे चलेंगे हैं। पर ये बहुत चिंता की बात होती है। मैं कभी कभी तो 3 बजे रात को जग जाता हूँ। और काफी क्या होगा इस समाज का? अरे होगा क्या, सामने खत्म हो रहा है, सामने जो जीरो बैलेंस पे एडमिशन बंद हो गया, वो जो लड़की है। लेकिन मैं आपसे इसका फी लूँगा एक बार उसका, और प्रार्थना कर दीजिए अपने लोगों से। वो जो लड़की है, क्या नाम है, ज्योत्सना, उसके फादर इंटरेस्ट पर पैसा लेकर भेजने जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। हमारा दलित मिडिल क्लास नहीं, वो लेके आएंगे तो उस एपिसोड में आपको भी साथ रखेंगे, उससे बातचीत के। हाँ, नहीं अभी तो इसका सेमेस्टर 31 जनवरी को उसके अकाउंट में पैसे चाहिए। 1 लाख 31 तो आज ही है। हाँ, तो वो कहीं से ढूंढ रहे होंगे अपना जो भी जेवर वगैरह गाना वाना ढूंढ रहे हैं। चमड़े का काम करते हैं। 1,20,000 चाहिए उसको। तो चलिए, अगली बार जब आएगा तो आप आइएगा, हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। एक बार और मोबिलाइज कर देंगे समाज इस काम के लिए दिया है पैसा, वैसी बात नहीं है। समाज इस काम के लिए भी दिया है, तो इसलिए क्योंकि समाज के पास वो विकल्प नहीं था ना। जैसे हम लोग एक विकल्प दे रहे हैं कि इस बच्चा गरीब है, इसको थोड़ी मदद कीजिए, तो समाज कर भी रहा है। लेकिन पहले विकल्प नहीं था, पहले खाली भाषण था। भाषण ही हमारा शासन है। उसी से मेरी थोड़ी उम्मीद बनी थी इस समाज से। लेकिन ऐसे बहुत कम संख्या वाले लोग हैं। फिर भी दिया ना भाई। मैंने 3 बच्चों को यहाँ स्पॉन्सर कर दिया। एक ऑफिसर साहब, भोजन माता को भी पैसे भेजे। एक ऑफिसर थे तो बोले कि प्रसाद जी और बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा पैसे भेजिए 15,000 रुपए। क्या करेंगे? हमने कहा कि जैक डैनियल लाऊंगा मैं। वो क्या होता है? मैंने कहा तो छोड़ दीजिए, मत भेजिए अब। तो अब कुछ लोग हैं, तो जब से वो उस लड़की का हुआ तभी तो मैं आपके आ रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बैठ गया था। आखिरी जो है ये है 7वां पॉइंट, जो E इज इक्वल टू MC² चक्रव्यूह, समझ गए ना? वो 7 पॉइंट है ये। हाँ, ये जो पब्लिक सेक्टर है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर के इशारे पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खड़ा किया, इसमें 250 या 262 हैं। उसी पब्लिक सेक्टर के एक देखिए कितने स्मार्ट ऑफिसर बैठे हैं हमारे सामने। इसमें इतने लोगों को पैसा मिला है, तनख्वाह, बड़े बड़े अफसर बने हैं, दलित इंजीनियर्स जो है। इस पब्लिक सेक्टर को और बड़ा किया जाए, जिससे कि मिडिल क्लास का जो फॉर्मेशन बढ़े। हाँ, अब नौकरियां मिले। अगर बेरोजगार फर्स्ट टाइम इंजीनियर्स जो है अरबों रुपए की कंपनी खड़ी कर सकते हैं आईटी सेक्टर में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं आईटी सेक्टर में बिजनेस आजमाए? बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाए। जहाँ जरूरत है वहाँ प्राइवेट सेक्टर भी रहे, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ पे पब्लिक सेक्टर, जो बाबा साहब की लाइन थी। चाइना जैसे देखिए ना, चाइना जैसे है। तो अब ये इस प्राइवेट सेक्टर पर हिंदू राष्ट्र का खतरा मंडरा रहा है। पब्लिक सेक्टर पर और पब्लिक सेक्टर बैंकों पर। सबको डीनेशनलाइज करेगा। प्राइवेट सेक्टर को देगा। तो उसमें दलित और SC/ST तो जाएगा ही, ओबीसी तो वैसे ही चला जाएगा। हाँ, ओबीसी कोई बात नहीं, उनके पास भैंस वैसे अपना देख लेंगे। ये जो है, अगर सरकार के पास वेल्थ है थैंक्स टू पब्लिक सेक्टर, तो हम कह सकते हैं ना कि सिटीजन हमारा भी इसमें हिस्सा है। ये हमारा भी है पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर को बड़ा किया जाए। और एक और नई चीज आपके आदेश से हमने जोड़ा है कि जिन पूंजी बड़ी कंपनियों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पैसे पर आंख लगाई है और रिपब्लिक पर खतरे बढ़े हैं, खड़ा किया है, स्पॉन्सर किया है, हाँ, उनका नेशनलाइजेशन हो। और जो दिन रात झूठ फैलाते हैं कुछ मीडिया हाउसेस, खास तौर से टेलीविजन के फील्ड में, इनका भी राष्ट्रीयकरण किया जाए। टेक ओवर कर ले गवर्नमेंट टेक ओवर करे।
हैं, तुम इस रिपब्लिक पर हमला करोगे, भारतीय राज्य के, राष्ट्र के, रिपब्लिक के इंटरेस्ट में बातें करोगे 24 घंटे, तो ये जो है इनका राष्ट्रीयकरण, भारत रिपब्लिक के इंटरेस्ट में उसके खिलाफ बात कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है और दिन रात बात कर रहा है ये। तो ऐसे दुष्ट मीडिया संस्थानों का टेक ओवर हो, तुरंत टेक ओवर हो। ये 7 पॉइंट मेरे हिसाब से 1 महीने पहले आपने कहा था, 1 महीने पहले मैं सोच के कुछ काटा, कुछ निकाला, फिर कुछ डाला, फिर कुछ करके इतना 1 पेज का बनाया हूँ। और ये हम समझते हैं कि दिया किसको जाएगा ये? अब हमें तो लगता है कि वही इंडिया गठबंधन वालों को दिया जाना चाहिए। चलिए, तो चंद्रभान जी हैं और इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को ये ज्ञापन, ये दलित मैनिफेस्टो, दलित एजेंडा भेजा जाएगा और कोशिश की जाएगी कुछ लोगों से मुलाकात भी हो, कोशिश की जाएगी। और कुछ आप फंड ऐसे इस्टेब्लिश करिए डॉक्टर साहब कि लखनऊ में जाके हम लोग इस पर एक बड़ा कार्यक्रम करें। 50 लोगों को लखनऊ के ताज होटल। हम कहाँ से फंड इकट्ठा करें? अरे तो सुन रहे हैं, आपके जो है 3 लाख लोग सब्सक्राइबर हैं, उनके पास 10-10 रुपये भी नहीं हैं, तो वहाँ पर जाके ताज होटल में करें, इस बात को फैलाएं कि हर दलित, चार्टिंग न्यू कोर्स ऑफ दलित एजेंडा, हाँ, ये इस डिमांड को वो जो है इंडिया वालों के यहाँ भेजें, राहुल गांधी जी विमर्श इसमें हो पूरा। हाँ, फिर हम चले पटना, पटना नहीं जाएंगे हम, हैं ड्राई स्टेट है, छोड़िए, मरे वहाँ चलेंगे, रांची चलेंगे, कलकत्ता चलेंगे, चेन्नई चलेंगे, बेंगलोर चलेंगे, बॉम्बे चलेंगे, नागपुर चलेंगे, अहमदाबाद। तो संपर्क तो बहुत जगह है, तो बोलिए कि इन लोग एक प्रोग्राम 200 लोगों को बैठाएं, पढ़े लिखे लोगों को, हम आप चलें, खर्चा थोड़ा उठाएं। पैसे की बात पर जो है अपना समाज जो है, नहीं कोई चीज मुरझा जाती है, जैसे कोई फसल, कोई फूल वगैरह नहीं है, छुई मुई, तो पैसे के कुछ लोग हैं देने वाले हैं, ये जरूर है, लेकिन 100 में से 2 पैसा। प्रसाद जी, कितना पैसा आपको चाहिए मुझसे? मेरे पास मालूम है आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ दे दीजिए साहब, ऐसा कि मेरी एक उंगली काट लीजिए इंजेक्शन लगा करके, ताकि दर्द न हो, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा। ऐसे लोग भी हैं ना, ऐसे लोग मेजोरिटी में हैं। तो इसीलिए हम, चूंकि आप चल रहे हैं हिम्मत करके, तो हम आपके पीछे लग लिए हैं। अदरवाइज ये समाज जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, नई जनरेशन इनके राख से जब तक नहीं निकलेगी, तब तक इस समाज का आप कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, कोई नहीं, तो कोशिश जारी है, तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तो हम लोग प्रयास करें कुछ हो जाए। चलिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत नहीं होगा तो कुछ तो नहीं होना। अरे समाज तो छोड़िए, मेरे तमाम रिश्तेदार डूब जाएंगे जो सरकारी नौकरी में हैं। मेरे परिवार के लोग डूब जाएंगे, मैं तो उसी से ज्यादा। रविवार को चंद्रभान जी एक प्रेस वार्ता करेंगे और प्रेस वार्ता के माध्यम से ये पॉइंट सब आप लोग को भी मिल जाएंगे, और अम्बेडकरनामा पे जो टेक्स्ट है वो आपको मिल जाएंगे। आप भारत में या दुनिया में कहीं भी हों, देख रहे हों, इसी तरह का इन पॉइंट्स का आप मैनिफेस्टो एक बनाइए, दलित एजेंडा का, अपने पैड पे, अपने बैनर पे। ये कॉपीराइट नहीं है, न हमारा न चंद्रभान जी का, दिस इज फॉर पब्लिक कंजम्पशन। इंडिविजुअल भी भेज सकता है, इंडिविजुअल संगठन पे, इंडिविजुअल आप हजारों की संख्या में, देश के जो नेशनल लीडर्स हैं, पार्टी हैं, उनके पास 10,000 लिफाफा पहुंच जानी चाहिए, और सब पे ऊपर लिखा होना चाहिए दलित घोषणा पत्र। अगर 1 लाख चिट्ठियां दलित घोषणा पत्र लिख के राहुल जी के दरवाजे पर पड़ेगी, तो क्या इसको वो इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, मुश्किल होगा। हाँ, तो अब ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसको जैसे करना करिए। मुझे तो और काम, ये आपसे आग्रह भी है कि आप इसको अपने इंडिविजुअल भी, संगठन पे भी जैसे भेजना है। इस पे दलित इमेंसिपेशन फ्रंट का कोई कॉपीराइट नहीं है, ये दलित इमेंसिपेशन फ्रंट सिर्फ इसको इनिशिएट कर रहा है। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा समाज पर या पॉलिटिकल क्लास पर, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपके एक्शन पर भी निर्भर करेगा। दलित घोषणा पत्र तैयार कीजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट, ऊपर लिख के चार्टिंग न्यू कोर्स ऑफ दलित एजेंडा, जो भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं, लिख के जरूर आप भेजिए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया सर। थैंक यू डॉक्टर साहब।